वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइंस के अंदर बायोलॉजी का है सेल। ठीक है, कोशिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि जीवन की सबसे मूलभूत इकाई होती है, सबसे बेसिक इकाई होती है। तो हमारा जो मानव शरीर है या पौधों का जो शरीर है कैसे बना है, कैसे काम करता है, और इसकी सबसे बेसिक यूनिट जो कि कोशिका होती है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद सारे जो भी हमारे बायो के टॉपिक हैं उनको एक एक करके हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से समझिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल या कोशिका, एक मिनट, द यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है, जीवन की मूलभूत इकाई कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम कोशिका का परिचय देख लेते हैं। कोशिका होती क्या है, इसे किसने खोजा है, कब खोजा है, कहाँ से प्राप्त किया है। तो कोशिका के बारे में देखिए, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसा कि हमने देख लिया, सभी जीवित प्राणियों की संरचना और कार्य का मूलभूत आधार कोशिका ही होती है। ठीक है, तो सभी जीवित प्राणी, जिसमें मनुष्य, जीव जंतु, पशु और पेड़ पौधे भी आते हैं, इन सभी की मूलभूत इकाई होती है। इनकी संरचना के लिए तो ये जिम्मेदार होता है, साथ में ही कार्य की मूलभूत इकाई या मूलभूत आधार कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। कैसे? जब उन्होंने कॉर्क यानी मृत कोशिका की पतली परत को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने इसे किसमें देखा था? कॉर्क। कॉर्क जो कि एक मृत कोशिका है, पेड़ पौधों की छाल में ये पाए जाने वाला एक मृत कोशिका है, जिसे जब रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें कुछ संरचनाएं उनको दिखी, और जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं एक खांचे के रूप में थी, और वो खांचे सब कुछ एक संरचना के अंदर थी। ठीक है, यानी जैसे एक कमरे में सारी चीजें रखी होती है, उस तरह से इसमें संरचनाएं देखने को मिली, इसलिए उन्होंने इस संरचना को सेल कह दिया। ठीक है, देखिए, उन्होंने किसमें खोजा था? मृत कोशिका में इसे खोजा था सबसे पहले, और उन्होंने जो छोटे छोटे खाने देखे थे उन्हें सेल कहा। ठीक, इसके बाद ए लियोन हॉक, इन्होंने एंटोनी वॉन लियोन हॉक, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। ध्यान रहेगा ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका पर रिलेटेड कुछ सिद्धांत भी, थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहली थ्योरी स्लाइडन व स्वान का आता है। ठीक है, इन्होंने 1838 और 39 में कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत की बातें क्या थी वो हम देख लेते हैं। जैसे कोशिका सिद्धांत में कुछ मुख्य बिंदु, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसा हमने पहली ही लाइन में देखा कि सभी जीवधारी, सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा होती हैं। ठीक है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, नई कोशिकाएं पूर्व से विद्यमान कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं बाहर से आकर के हमारे अंदर में नहीं आती हैं, ये बाहर से हम नहीं लेते हैं। क्या होती है? जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं वही जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी तरह से शरीर का विकास होता है। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरे अगले वैज्ञानिक आते हैं रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला असेलुला, इसका हिंदी में मीनिंग होता है हर कोशिका पहले से बनी किसी कोशिका से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहले ही स्लाइडन और स्वान ने बता दिया था कि जो कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी थी कोशिका से रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कोशिका से रिलेटेड, देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण होता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। जैसे आपके बैक्टीरिया वगैरह है, उनकी कोशिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र कौन सी कहलाती है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और जो उसमें मौजूद सेल होती है नर्व सेल, वो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी की ही सबसे बड़ी
लंबी हो गई, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका की बात कर रहे थे, जो कि तंत्रिका कोशिका थी। और सबसे बड़ी कोशिका, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है, जो कि ओवम कहलाती है। ठीक है, मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या ना कि आपकी हजारों या लाखों करोड़ों में नहीं होती, बल्कि अरबों खरबों में होती है। लगभग 37 खरब, ठीक है, 37 ट्रिलियन के समथिंग जो है सेल्स ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रीक शब्द साइटो, यहाँ पे सी आएगा, ध्यान रखिएगा। ग्रीक शब्द मतलब ये जो कोशिका शब्द है ये कैसे निकल के आया है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। तो ग्रीक शब्द साइटो से ये जो है कोशिका निकल के आई है। इसका जो दूसरा मीनिंग होता है सेल या कोशिका होती है, और इसी साइटो से बना है साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। क्लियर है? ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हाँ, कोशिका के प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक कौन सी होती हैं, इनमें डिफरेंस हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे बिना स्पष्ट केंद्रक वाली कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कहलाती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो सेंट्रियोल होता है आपका स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में आपको स्पष्ट जो है आपको केंद्रक मिलेगा। ठीक, इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस हैं, जैसे बता दें जो इसके कोशिकांग है, ठीक है ना, इसके कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो ऑर्गेनेल्स जो है इसमें झिल्लीबद्ध नहीं होती, मतलब झिल्ली या मेम्ब्रेन के अंदर जो है संरचित नहीं होती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में जो कोशिकाएं हैं वो झिल्लीबद्ध होती हैं। ठीक है, और भी डिफरेंसेस है इसमें, जैसे डीएनए। अगर हम प्रोकैरियोटिक की डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए आपको इसमें गोलाकार मिलेगा, उसकी संरचना कैसी होगी, गोलाकार होगी। ठीक है, और यूकैरियोटिक में डीएनए क्या होगा आपका, रेखीय होगा, रेखीय डीएनए। क्लियर है? डीएनए प्रोकैरियोटिक में कैसा, गोलाकार संरचना में होगी, और यूकैरियोटिक में रेखीय होगा। आकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक आकार में छोटा होता है। ठीक है, आकार में ये क्या होता है, छोटा होता है। 1 से 10 म्यूएम के समथिंग इसकी जो है लेंथ होती है, लंबाई होती है। ठीक है, वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल आकार में बड़े होते हैं। ठीक, आकार में बड़े होते हैं। ये आपको मिल जाएंगे 10 से 100 म्यूएम तक इनकी साइज। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें हम राइबोसोम्स की बात कर दें तो राइबोसोम्स इसमें जो है 70 एस प्रकार के पाएंगे, 70 एस प्रकार के राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। सारी चीजें हम देखेंगे। तो राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक में 70 एस टाइप के मिलेंगे, और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 एस प्रकार के राइबोसोम। ठीक है, 80 एस प्रकार के आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये और भी कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंसेस है। एग्जाम्पल की बात कर दें तो ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल किसमें, बैक्टीरिया में पाया जाएगा, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा, यानी नील हरित शैवाल है, इनमें पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल किसमें पाए जाते हैं, इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, फफूंद आदि। ये आपके दो तरह के सेल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। कोशिका के भाग, कोशिका के देखिए आपको बहुत सारे उसमें ऑर्गन्स मिलेंगे। सेल अपने आप में जो है एक बॉडी, कंप्लीट बॉडी है, उसके अंदर भी प्रोसेस होती है, उसमें ऑर्गन्स होते हैं। जो मूल बेसिक ऑर्गन्स होते हैं या मूल भाग होते हैं कोशिका के, वो क्या क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और आपका सेंट्रियोल या न्यूक्लियस की बात करें। ठीक है, तो देखिए कोशिका झिल्ली क्या होती है, अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो कोशिका झिल्ली आपका सबसे अंदर वाला, सेल वॉल से अंदर वाला हिस्सा होता है। सेल वॉल सबसे बाहरी हिस्सा होता है आपका। ठीक है, सेल वॉल जो कि क्या करता है, कोशिका की रक्षा करता है, उसे मजबूती प्रदान करने का काम करता है। उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि थोड़ा सा अर्धपारगम्य होती है, लचीली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इनके बीच में जो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस, इसका केंद्रक मिल जाएगा। इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, जैसे
सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो यह कोशिका की बाहरी परत होती है, ठीक है। यह अर्ध पारगम्य होती है, सेमी जो है परमेबल होती है, ये मतलब अर्ध पारगम झिल्ली होती है, लचीली होती है, और यह पदार्थों के आगमन और निर्गमन को नियंत्रित करती है। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको अंदर अवशोषित करती है, जो भी अनावश्यक पदार्थ है उन्हें बाहर निष्कासित करने में ये मदद करती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये क्या काम करती है, तो केवल ये पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। जो आपके प्लांट्स होते हैं उसी में आपका सेल वॉल पाया जाता है, जीवधारियों में सेल वॉल नहीं होती, उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्यों होती है, इन सब चीजों को अभी मैं बता रही हूँ। जैसे इसमें देखिए, मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है, जो आपकी सेल वॉल होती है किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, इसीलिए ये ठोस होती है, मजबूत होती है, ठीक है। यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करती है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होते हैं, और फिर दोनों जो है, दोनों जीवधारियों यानी पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में क्यों नहीं होते एक साथ, ठीक है। तो देखिए, जो जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं, संचरण करते हैं, यानी गति करते हैं, एक स्थान से आने जाने में वो काम करते हैं, ठीक है। और दूसरों पर जो है आश्रित होते हैं भोजन के लिए, ठीक। तो ये क्या करते हैं, विचरण करते हैं, और इनकी शरीर को फिर लचीलापन की आवश्यकता होती है, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगी, उनकी कोशिका भी लचीली होनी चाहिए, ना कि कठोर होनी चाहिए, ठीक। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, देखिए प्लांट्स जो है एक जगह पे स्थिर होते हैं, ठीक है, वहीं उनका खाना होता है, वहीं पर उनका वृद्धि होती है, ठीक। तो जब मौसम बदलता है, हवा तूफान पानी सभी तरह के जो वातावरण है उसमें वो उसको ग्रो करना होता है पेड़ पौधों को, तो उसके लिए उन्हें एक बेस की जरूरत होती है, मजबूती की जरूरत होती है। तो अगर उनकी सेल कमजोर होगी तो वो जल्दी से लचक करके टूट जाएंगे या नहीं वृद्धि कर पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से उनकी कोशिका में वॉल, सेल वॉल पाया जाता है, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, जो उन्हें मजबूती प्रदान करती है, वृद्धि करने में उन्हें जो है मदद करती है। क्लियर है। इसी वजह से जो है जीवधारियों की जो सेल है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, पेड़ पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। हाँ, केंद्रक न्यूक्लियस, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है, सारी चीजें यहीं से कंट्रोल होती हैं। इसमें डीएनए, जिसे आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, होता है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ जो अपने गुणों को अपने आने वाले वंशजों में पहुंचाए, उसे डीएनए कहा जाता है, ठीक। इसमें जो है 4 भाग होते हैं, केंद्रक के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक नाभिकीय झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, नाभिकीय द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, और न्यूक्लियोलस होता है। ये 4 भाग होते हैं किसके, केंद्रक के, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं। तो जो मुख्य हमने कोशिकांग देखा था आपके, कोशिका झिल्ली, कोशिका दीवार या कोशिका सेल वॉल, और उसके अलावा केंद्रक। इसके अलावा जो अंदर मुख्य रूप से जो कोशिकांग पाए जाते हैं उन सभी को हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है, और कोशिका को ऊर्जा मतलब मिलने का मतलब है हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलना, ठीक है ना। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा का निर्माण करती है, एनर्जी बनाती है। ये क्या करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला करके एनर्जी जो है बनाती है, और उस एनर्जी को वो एटीपी के रूप में जो है हमें प्रदान करती है, ठीक है। इसी वजह से इसे पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट पाया जाता है कोशिका के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या करता है, पदार्थों के परिवहन में सहायक होते हैं। ये जो भी पोषक तत्व होते हैं उसके परिवहन में ये सहायक होते हैं, और 2 प्रकार के आपको मिलेंगे, एक रफ मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक आपको स्मूथ मिलेगा, ठीक है। तो जो रफ होगा ना वो क्या होगा, उसमें जो रफ होने का मतलब है, जो संरचना होती है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एक आपको 2 तरह की संरचना आपको मिलेगी, ठीक है। एक संरचना एकदम प्योर ऐसे सिंपल होगी, जो स्मूथ होगी, जो इसकी सरफेस स्मूथ होगी, और एक और एंडोप्लाज्मिक मिलेगी जिसके ऊपर आपको इस तरह से दाने जैसी संरचना आपको मिलेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
इस तरह की। तो जो ये दाने जैसी इसके ऊपर संरचना है ना, इसका मतलब उस पे राइबोसोम्स जो है उपस्थित हैं, ठीक है। राइबोसोम के कारण ही जो है उसकी संरचना रफ हो जाती है। तो दो तरह के आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं हम देखते हैं यहाँ पे। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण का केंद्र होता है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं। देखिए राइबोसोम जो है एक सॉलिड संरचना होती है, चूंकि प्रोटीन भी सॉलिड होता है इसलिए उसे पचाने की जो मशीन होती है वो भी सॉलिड होगी, ठीक है। जो राइबोसोम जो है क्या काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उसे पचाने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या करता है, ये पदार्थों का पैकिंग व स्त्रावण करने का काम करता है। गोल्गी बॉडीज का ये जो मुख्य काम होता है, ठीक है। इसके बाद लाइसोसोम, इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ना वो यहीं आकर के नष्ट होते हैं, यहीं पर इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन्हें सुसाइड बैग कहा जाता है कोशिका का, या आत्महत्या की थैली कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है केवल पौधों में पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड केवल पौधों में पाया जाता है, ना कि जीवधारियों में। और यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है न्यूक्लियोप्लास्ट। अब जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, आपको पता है कि पेड़ पौधों का जो हरा रंग है इसी के कारण जो है होता है हरा, और उसमें जो उपस्थित हरित पदार्थ होता है, लचीला चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो काम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में ये मदद करता है, पेड़ पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। इसकी उपस्थिति में ही जो है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं ठीक है। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, ये पेड़ पौधों में रंग प्रदान करता है, यानी रंगों के लिए ये जिम्मेदार होता है। न्यूक्लियोप्लास्ट ये क्या करता है, भोजन संग्रह करने का कार्य करता है पेड़ पौधों के अंदर, ठीक। इसके बाद अगला जो पार्ट होता है वो है वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, ये रस या जल संग्रहण का कार्य करता है, और रस या जल संग्रहण हेतु एक गुहा होता है, ठीक है, एक पतली नली होती है। अब देखिएगा जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सीधे खड़े होते हैं, स्थायी होते हैं एक जगह पे, और स्थायी होने की वजह मतलब वो सीधे होते हैं आकार में, तो उनको क्या होती है, पानी की और जो भी पोषक तत्व है उनकी आवश्यकता होती है, तो वो किसी एक नलिका के माध्यम से जमीन से जो है अवशोषित करते हैं, ठीक है, अवशोषित करते हैं। और इसी वजह से ये पेड़ पौधों में बड़ा पाया जाता है, मोटा या लंबा पाया जाता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, वैक्यूल की। लेकिन पशुओं में ये क्या होता है, छोटा होता है और पतला होता है। क्यों, क्योंकि जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन से सीधे पानी अपने अवशोषित करते हैं, लेकिन जो जीवधारी होते हैं वो पानी के लिए या फिर जो भी आपके द्रव्य पदार्थ है उसके लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों में क्या होता है, वैक्यूल बड़ा पाया जाता है आकार में, और पशुओं में छोटा पाया जाता है। नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए सारे डायग्राम्स यहाँ पे बने हुए हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी सेल वॉल की बात कर रहे थे, सेल वॉल सबसे बाहरी संरचना होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के अंदर होती है, और ये जो सेल वॉल है आपके प्लांट्स के में पाया जाता है, जीवधारियों में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये राइबोसोम्स होते हैं, दाने जैसी संरचना राइबोसोम कहलाता है आपका। गोल्गी बॉडीज है यहाँ पे देखिए, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका पावर हाउस कहलाता है, वैक्यूल हो गया, यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, न्यूक्लियस जो कि एक केंद्रक होता है जहाँ से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आपका उपस्थित है, ये आवश्यक पदार्थों का जो स्त्रावण करता है, उनके स्थानांतरण में मदद करता है। और ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये सारी चीजें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। कोशिका से रिलेटेड और भी चीजें हैं यहाँ पे, अभी देख लेते हैं। जैसे पेड़ पौधों के और जीव जंतुओं के कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, उस अंतर को यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर हम आधार लें जैसे कोशिका भित्ति की, तो पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति, सेल वॉल पहले ही मैंने बता दिया कि सेल वॉल जो है पौधों में उपस्थित होता है, लेकिन जीवधारियों या पशुओं में अनुपस्थित होता है। वैक्यूल बड़ा और एक होता है,
पौधों की संरचना सीधी होती है, एक जगह पे स्थायी होते हैं। उनको जो भी पोषक तत्व जल या फिर आपके दूसरे पोषक तत्व है वो कहाँ जमीन से मिलते हैं, उसके लिए वो जमीन पे निर्भर रहते हैं और इसलिए उनमें जो वैक्यूल होता है वो बड़ा और एक पाया जाता है जो बीचों बीच होता है पौधे के, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बॉडी या फिर जीवधारियों में ये वैक्यूल छोटा होता है और अनेक होती हैं, पूरे ह्यूमन बॉडी में ये फैला होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स की बात करें तो पेड़ पौधों में ये उपस्थित होते हैं और ह्यूमन बॉडी में अनुपस्थित होते हैं। आकृति की बात करें तो आकृति ये स्थिर होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे स्थिर होते हैं। और ह्यूमन बॉडी की जो आकृति की बात कर रहे हैं, सेल की आकृति कैसी होती है, अस्थिर होती है, गोलाकार होती है, अनियमित होती है, ठीक है। तो पेड़ पौधों में आपने अगर सेल देखा है तो पेड़ पौधों की जो सेल होती है कैसा आयताकार होता है ये और स्थिर होता है, ठीक है। उनकी संरचना सॉलिड होती है, किस लिए होती है, क्योंकि उनमें सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह ह्यूमन बॉडी में जो सेल होता है वो अनियमित या अस्थिर होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे सेल से रिलेटेड रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छी से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।